हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का यूनिट नंबर 8 देखेंगे, जिसका टाइटल रहने वाला है माइग्रेशन। जहां पर हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, माइग्रेशन के पीछे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के बीच में ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, और साथ ही साथ इंडिया में माइग्रेशन पैटर्न्स कैसे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं? वो करते हैं जॉब की सर्च में, मतलब नौकरी की तलाश में वो निकलते हैं, धंधा बनाने की तलाश में निकलते हैं, और बहुत सारे अदर पर्पसेस होते हैं जिनकी वजह से एक जगह से लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। अब इन लोगों का जो मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें हम लेबर को निकालने जाएंगे तो उनमें से कई सारी लेबर हमें ऐसी मिलेंगी जो कि दूसरे एरिया से एक पर्टिकुलर एरिया में आए हैं, उस एरिया की डेवलपमेंट में अपना योगदान देने के लिए और उसमें काम करने के लिए। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन है वो सिर्फ मूवमेंट नहीं है लोगों का, बल्कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से फैसिलिटेट करने का भी एक जरिया बनता है। इसकी वजह से सोशल रिलेशंस और पॉलिटिक्स भी अफेक्ट होती है। पॉलिटिक्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो दिल्ली का जो मसला है रोहिंग्या है, वो भी यहाँ पर एक माइग्रेशन से रिलेटेड ही मुद्दा है, जहाँ पर रोहिंग्या को टारगेट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन। और माइग्रेशन पे अलग पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, जैसे कि हाल ही में माइग्रेंट्स जो हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, उनको सिटीजनशिप भी देने की बातें की जा रही हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि माइग्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल रिलेशंस और पॉलिटिक्स जो है वो भी इन्हीं के साथ अफेक्ट होती है। सही मतलब माइग्रेशन का ये होता है। अब हमें यहाँ पर माइग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जोग्राफिकल लोकेशन टू द अदर फॉर परमानेंट और पार्शली परमानेंट सेटलमेंट। अब ये जो माइग्रेशन है ये परमानेंट भी हो सकता है और पार्शियली परमानेंट भी हो सकता है। आमतौर पे जो माइग्रेशन होता है वो नॉर्मली अगर हम देखें तो पार्शियली परमानेंट होता है, मतलब एक जगह से लेबर जाती है दूसरी जगह काम करने, जैसा ही वहाँ का काम खत्म होता है वो दोबारा अपने पास आ जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का माइग्रेशन हुआ ये पार्शियली परमानेंट हुआ। लेकिन किस तरीके का जो माइग्रेशन है वो परमानेंट भी होता है, जैसे एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में हमेशा के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए, वो हो गया परमानेंट टाइप का माइग्रेशन। माइग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल माइग्रेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में चले गए परमानेंटली सेटल होने के लिए, तो वो हो गया इंटरनल परमानेंट सेटलमेंट या माइग्रेशन। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करता हूँ तो अब इसमें क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है वो जब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं सेटल होने के लिए, वो होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। ये माइग्रेशन भी इन्हीं सब फैक्टर से होता है कि उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें वहाँ पर धंधा करना है, और बहुत सारे अदर पर्पसेस भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो माइग्रेशन के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ जॉब ढूंढना और धंधा बनाना यही कुछ फैक्टर्स नहीं होते, बल्कि कुछ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और पर्सनल माइग्रेशन जो टाइप है वो भी माइग्रेशन में हमें देखने को मिलता है। ली नाम के स्कॉलर हैं, वो हमें कुछ बताते हैं यहाँ पे कि क्या ऐसे रीजंस हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। ली नाम के स्कॉलर हमें पुश और पुल फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। पुश फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं जहाँ पे उनका ओरिजिन है वो वहाँ से एक दूसरी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं जो कि उन्हें पुश करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ने के लिए। पुश फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो पुश फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो आता है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वो एरिया ऐसा है जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी खासी नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं वो आसानी से कमा नहीं पा रहे हैं। तो नौकरी की तलाश में ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये एक पुश फैक्टर की तरह काम करता है। दूसरा आता है एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ ये सारी सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध नहीं होती हैं, और इन्हीं सब फैक्टर्स के मिला के हम पुश फैक्टर नाम देते हैं, जिनकी वजह से लोग
माइग्रेट करते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में पुश फैक्टर्स में कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि कास्ट, जेंडर, रीजन, रिलीजन और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो मान लीजिए कोई एक एरिया ऐसा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज बढ़िया हैं, एजुकेशन सेक्टर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन वहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वहाँ हर साल जो बारिश होती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ भी ऐसी आती है कि सब कुछ बह के चला जाता है। तो ये नेचुरल डिजास्टर है, ये भी उस जगह के लोगों के लिए एक पुश फैक्टर की तरह काम करता है कि भले ही वहाँ पे एजुकेशन बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़िया है, और अपना जो ये है लाइवलीहुड है वो भी सब बढ़िया है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर एक पुश फैक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि उन पर दबाव डाल रहा है यहाँ से इसको खाली करने के लिए। ये हो गए हमारे पुश फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अपनी तरफ लोगों को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हायर इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इवन सोशल इन्वायरमेंट। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोग ज़्यादातर पुल फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि लोग अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बाहर किसी देश में देखते हैं तो वो एक उनके लिए पुल फैक्टर की तरह काम करता है, और वो देश छोड़ के अपना निकल लेते हैं। हायर इनकम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं जो कि डेवलप होता है। उसके बाद एक सोशल इन्वायरमेंट ढूंढते हैं जहाँ पर अपने जैसे लोग हों, अच्छा खासा सोशल इन्वायरमेंट हो, मॉरल इन्वायरमेंट हो, एथिकल इन्वायरमेंट हो। तो ये भी एक पुल फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि सारे लोग हैप्पीनेस की तलाश में इसी चीज़ के पीछे भागते हैं, और ये बनते हैं हमारे पुल फैक्टर्स। इंडिया में अगर हम जनरली देखें, पुल फैक्टर्स ज़्यादातर लेस डेवलप्ड स्टेट्स में हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर लेस डेवलप्ड स्टेट्स में जो लोग रहते हैं वो डेवलप्ड रीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आते हैं दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलोर। और इनमें जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है वो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं वहाँ से हमें देखने को मिलता है। ये हुई बात यहाँ पर पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन की। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन की। तो 1990 से जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का एरा जो है वो शुरू होता है तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगती हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक एज अ पुश फैक्टर को यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको एक बूस्ट देती हैं। अब इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाने के लिए माइग्रेशन भी सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे ही इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का एरा शुरू होता है इन दी 1991, जब उस समय की भारत की सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव जब एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करती है, तो इसी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो भी धीरे धीरे खत्म होता है, जो कि 1991 में इंडिया फेस करता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो एफडीआई के लिए ओपन अप हो जाती है। जो स्टेट का रेगुलेशन होता है सभी बिजनेसेस पे, जहाँ पर पहले लाइसेंस से काम किया जाता था, अब वो भी धीरे धीरे रिलैक्सेशन में जाता है, और मार्केट फोर्सेस को अच्छी खासी फ्रीडम मिल जाती है कि वो इकोनॉमी को रन कर सकें। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जो लोग हैं वो अब अपने एरिया से बाहर निकल कर आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो ये हमें बताया गया है कि जैसे 1991 में ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए जब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, तो वैसे ही इंडिया में माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। माइग्रेशन स्किल्ड वर्कर क्लास का भी होता है और सेमी स्किल्ड वर्कर क्लास का भी होता है। साथ ही साथ जो बैकवर्ड रीजन से आने वाले लेबर्स हैं वो भी उन्हें अब नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देने लगती हैं, और वो भी काम करने के लिए आते हैं। और ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन को भी सबसे ज़्यादा इंकरेज करता है, जहाँ पर जैसे ही जो यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी अब अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलने लगती हैं तो यहाँ से भी लोग अब बाहर के देशों में जाने लगते हैं जॉब और एजुकेशन के पर्पस के लिए। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है वो शुरू होता है तो बहुत सारे स्पेशल इंसेंटिव्स भी लिए जाते हैं, जिससे कि एफडीआई, एफआईआई, एक्सटर्नल ट्रेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब एक्सपेंड करने लगती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं प्राइवेट प्राइवेट होती हैं, जो इंडस्ट्रीज जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी अब धीरे धीरे भारत में एक्सपेंशन की ओर जाने लगती हैं। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जो पूरा सेक्टर होता है वो भी एक्सपैंड करता है, जिससे कि ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इस सर्विस सेक्टर में,
जिससे कि जो इंडियन इकोनॉमी का मेन स्टे है वो धीरे धीरे इसकी पकड़ में आने लगता है। अब जैसे ही सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती है तो माइग्रेशन दोनों तरीके की लेबर का होता है, जो कि स्किल्ड भी होती है और सेमी स्किल्ड भी होती है। अब स्किल्ड प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो बैंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, इन सभी क्षेत्रों में जो माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है वो स्किल्ड लेबर का देखने को मिलता है, जो कि आईटी बीपीओ, केपीओ और ऐसी तमाम आईटी हब्स में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ये काम करते हैं। और जैसे ही जो स्किल्ड वर्कर्स इन सभी इलाकों में आते हैं तो इनके लिए जो एकोमोडेशन का काम है वो सेमी स्किल्ड वर्कर्स को थमा दिया जाता है, जो रियल एस्टेट में अपना काम करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं रियल एस्टेट के लिए। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी जो हैं वो भी सेमी स्किल्ड वर्कर्स के साथ जो है वो काम करना शुरू करते हैं। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी बनने लगती हैं, जैसे कि डीएलएफ, लोधा ग्रुप, एम्बेसी ग्रुप। तो इन सभी एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट में हमें बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, भले ही उसने नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, और माइग्रेशन भी अच्छा खासा हमें देखने को मिला, लेकिन इसी माइग्रेशन में हमें कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटीज भी दिखाई देती हैं। जैसे कि एक फ्रेंच स्कॉलर हैं जिनका नाम है गाय स्टैंडिंग, वो अपनी एक थियोरी देते हैं इन रिस्क और अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम है स्टैंडिंग थियोरी ऑफ ग्लोबल प्रिकैरिटी। इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें कई तरीके के डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें 4 A's के नाम से जानते हैं, जैसे कि एंगर, एनमी। एनमी का मतलब होता है कि एक तरीके से सोशल डिस्कनेक्शन जो होता है, अपनी सोसाइटी से अलग हो जाना, वो होता है एनमी। उसके बाद एंग्जाइटी और फिर एलिनेशन। अब ये जो डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है वो लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंडर जो इसका इन्फ्लुएंस है इसकी वजह से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ग्लोबल कैपिटलिज्म में हमें कई तरीके की इनसिक्योरिटीज दिखाई देती हैं, जैसे कि इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो भी कम होती है। जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि आज अगर है तो सही है, वरना कल का पता नहीं कि आज हायर किया और कल फायर कर दिया। इस तरीके की जो वल्नरेबल सिचुएशंस होती है जहां पर हायरिंग और फायरिंग का सबसे ज्यादा खतरा होता है, इन सभी का प्रभाव इन माइग्रेंट लेबर्स पर पड़ता है। अपवर्ड मोबिलिटी की कमी की वजह से वर्क इनसिक्योरिटीज होती हैं। हैजार्डियस वर्किंग कंडीशंस में लोगों को काम करना पड़ता है, जिनकी वजह से इनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो एक जगह पर लिमिटेड हो जाती हैं। और बिना ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के ये लेबर्स जो होते हैं वो हमेशा एक इनकम इनसिक्योरिटी के साथ, बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपना काम करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के कुछ इंटरनल माइग्रेशन पैटर्न्स की। तो ये जो पूरा हमारा पैराग्राफ है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस इसमें डेटा कुछ बताया गया है। जैसे कि 2001 और 2011 का अगर हम डेटा देखें माइग्रेशन पैटर्न्स का, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो माइग्रेंट्स यहाँ पर आए उसमें 30 मिलियन जो माइग्रेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो माइग्रेशन हुए वो 30 मिलियन के आसपास हुए हैं। जहाँ पर जो 9 मिलियन, 90 मिलियन मतलब जो 9 वो मतलब जो 90 लाख लोग हैं, ठीक है, 9 लाख लोग हैं बल्कि, वो मेल्स होते हैं और जो 21 लाख लोग हैं वो फीमेल्स होती हैं। तो ऐसा कुछ हमें डेटा बताया गया है। उसके बाद अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो 76.8 मिलियन और 181.7 मिलियन के करीब हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो जाने वाले लोग हैं वो तकरीबन 18 लाख लोग हैं। वहीं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग जो हैं वो लगभग लगभग 7 लाख के आसपास लोग हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास डेटा दिया गया है, जिसमें हमें इतना ज़्यादा उतरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट बताई गई है कि जो 1990 से 2000 तक का एरा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1990 से हम ये जान ही सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन अप होती है, वैसे वैसे जो माइग्रेशन है वो भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पूरा जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट इसमें बनता है, बाकी सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सीजनल माइग्रेशन की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सीजनल माइग्रेशन मतलब एक ऐसा टाइप का माइग्रेशन जो कि सीजन देख के किया जाता है। सीजन माइग्रेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक सीजन्स में किया जाता है, एक पर्टिकुलर ईयर में, इन पीरियड्स में जहां लेबर की नीड होती है किसी पर्टिकुलर अनाज को बोने के लिए, उसको हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें
इन पर्टिकुलर सीजन में की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऊपर यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो है वो कॉफ़ी नहीं उग सकती, ठीक है, लेकिन सदर्न इंडिया में जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है वहाँ लेबर की नीड है। अब जब कॉफ़ी जो बोने का सीज़न है वो आएगा, अब जो हर स्टेट से लोग हैं वो यहाँ पर आने लगेंगे यहाँ पर काम करने के लिए। तो जैसे ही ये सीज़न शुरू होगा ये लोग काम करेंगे अपना आराम से, जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगा ये फिर अपने घर पे वापस चले जाएंगे और अगला काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है एक तरीके का सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेंट्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सीजन्स को देख के, मतलब जहाँ एक चीज़ का सीज़न है, मतलब हम मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और जो हमारे जम्मू कश्मीर वाली स्टेट्स हैं वहाँ पर सेब की अच्छी खासी खेती होती है, तो लोग वहाँ पर सेब उगाने के लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न में। जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता है वो फिर वापस आ जाते हैं। तो ये होता है हमारा सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1980s तक ये सबसे ज़्यादा कम रहता है, लेकिन 1991 में जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं ये भी बढ़ने लग जाता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, तो मेन का जो माइग्रेशन है सीजनल माइग्रेशन के तौर पर अगर हम देखें तो वो विमेन से ज़्यादा है। और ये जो पूरा माइग्रेशन है वो मेनली इन सब स्टेट से निकल के आता है, जैसे कि बिहार, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा और गुजरात। तो इसके बाद हमें एक स्टडी के बारे में बताया गया है जो कि यूनेस्को द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो उसमें हमें बताया गया है कि जो सीजनल माइग्रेशंस इंडिया में काम करते हैं वो मोस्टली इलिटरेट्स होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनमें से हाईएस्ट नंबर के जो पॉपुलेशन होती है वो एस सी कम्युनिटी की होती है। और एस सी कम्युनिटी की जो ये पॉपुलेशन है इनके पास इनके कास्ट सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते हैं, और ना ही बीपीएल कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं, जिनकी वजह से जो उस स्टेट में जहाँ पर एक काम करने जा रहे हैं वहाँ के वेलफेयर बेनिफिट्स ये नहीं ले पाते। ना ही इनके साथ जाने वाले जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन मिल पाती है। वर्किंग साइट्स की जो हालत होती है वो भी अच्छी खासी नहीं होती, वहाँ पर इनको वेज डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो इसकी वजह से ये किसी भी तरीके का कोई वेलफेयर भी नहीं ले सकते, ना ही वहाँ पर इनकी कुछ शिकायतें वगैरह सुनी जाती हैं। तो ये है मुद्दा सीजनल माइग्रेंट्स का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सीजनल माइग्रेशन एक कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेशन है लेबर मोबिलिटी का पूरी कंट्री में, जहाँ पर एग्रीकल्चर में जो सीजनल माइग्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स में इसके बाद यहाँ पर इनका नंबर लगता है। अब हम बात करते हैं स्टेट रिस्पॉन्स एंड लीगल डेवलपमेंट्स की। तो स्टेट रिस्पॉन्स में अगर हम देखें तो भारत में यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने इन माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं। इस कड़ी में पहला कदम यहाँ पर उठाया गया 1979 में, जहाँ पर 1979 में एक्ट लाया गया जिसका नाम था एडवांसमेंट ऑफ द स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर्स एक्ट ऑफ 1979। इस एक्ट में ये बताया गया कि जो भी माइग्रेंट लेबर आ रहा है और जो भी एस्टेब्लिशमेंट माइग्रेंट लेबर को हायर कर रही है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उन इस जो इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा लेबर डिपार्टमेंट से, ताकि वो अपनी कंपनी में हायर्ड माइग्रेंट लेबर को अपना काम करवा सकें। उसके बाद यहाँ पर एक लीगल रिक्वायरमेंट की भी बात की जाती है, जहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो आइडेंटिटी डिटेल्स हैं उनके बारे में भी जानकारी ली जाती है, ताकि और वेज पेमेंट जो उन्हें दी जा रही हैं उनके बारे में भी एक क्लियर एविडेंस मांगा जाता है कि पता तो चले कि कैसी वेज पेमेंट जिन्हें की जा रही हैं और ये वर्कर्स कहाँ से आए हैं। तो इसका बिगेस्ट बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है इन लेबर लॉज का, ये है कि जो लेबर लॉज इंडिया में बनाए जाते हैं अंडर दी वर्कर मैन एक्ट ऑफ 1979, ये हर जगह यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं। मतलब हर एक स्टेट में एक ही जैसा लॉ यहाँ पर पास किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि हर तरीके की जो वेज डिस्पैरिटी अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है वो कम से कम हो सके और लेबर जो है वो आसानी से काम कर सकें। 1996 में एक स्पेशल लॉ भी लाया जाता है ताकि वेलफेयर और जो सिक्योरिटी है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वो भी हम इंश्योर कर सकें, जहाँ पर इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाए जाते हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड भी बनाया जाता है राज्य सरकार द्वारा, जहाँ पर राज्य सरकार इनके लिए कुछ पैसा भेजती है। उसके बाद जो ये वेलफेयर बोर्ड होते हैं इनका काम होता है कि जो भी वेलफेयर बेनिफिट्स हम इनको दे सकें इन वर्कर्स को, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका इलाज मुफ्त कर देना। उसके बाद अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है
उसको ओल्ड एज बेनिफिट्स देना, 60 साल के बाद का जो इंसान है वो काम कर रहा है तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि एक पेंशन देना। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सारे काम ये वेलफेयर बोर्ड करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपने लेबर्स का ध्यान रख सकें। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन एंड माइग्रेशन की। तो 2020 में हम ये देखते हैं कि जो कोविड-19 है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, मतलब 2019 में ही ऐसे तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन भारत में ये 2020 में अपनी पकड़ मजबूत करता है। तो माइग्रेशन इसमें भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही कोविड-19 का लोगों को पता चलता है तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगर हम देखें तो जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनने लगता है। तो भारतीय सरकार जो है वो मार्च 2020 में लॉकडाउन को अनाउंस करती है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस किया जाता है इसमें सभी तरीके की इकोनॉमिक यूनिट्स, इंस्टीट्यूशंस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, सोशल गैदरिंग, इन सभी पर पाबंदी लग जाती है। और इन्हीं सब मेजर्स की वजह से एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको एडवर्स इफेक्ट भी झेलने को मिलता है, जो कि होते हैं हमारे माइग्रेंट वर्कर्स। उस समय की अगर हम कोई भी न्यूज़ उठा के देखें तो उसमें हमें हमेशा यही दिखाया जाता था कि कैसे लंबी लंबी कतारों में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने जाते हैं, वो जो अपने घर को जा रहे हैं वो पैदल ही चल के जा रहे हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर ये मुद्दा उठा था। और जो सोनू सूद है उन्होंने बस सेवा करवाई, जो था वो यहाँ पर चालू किया था, जहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको बस द्वारा उनके घर पहुँचाया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हम ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉकडाउन और माइग्रेशन की वजह से, जहाँ पर जो भी लोग इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लिप्त थे, किराए के मकानों में रहते थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें खाली की और पैदल ही निकल पड़े अपने घर के लिए। और उसके बाद उन्हें लगभग लगभग 2 सालों तक कभी काम मिल ही नहीं पाया। तो ये चीज़ें हैं लॉकडाउन और माइग्रेशन की। तो यही हमारा पूरा यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।